हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का रिजल्ट आया है फाइनेंशियल ईयर का। तो हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और समझेंगे या देखेंगे कि किस तरह से नंबर्स में बदलाव हुए हैं, क्या चीज अच्छा हुआ है, पॉजिटिव हुआ है बैंक के लिए, कहाँ पर थोड़े से प्रेशर देखने मिले हैं और ओवरऑल रिजल्ट कंपनी का कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक का जो रिजल्ट आया है कल वो कैसा है। तो मैंने इसमें अपनी कुछ थोड़ी सी वर्किंग की है, उसी के बेसिस पे मैं समझाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट अर्निंग्स हुआ है, अगर मैं ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करके आपको समझाता हूं, अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहें तो यहाँ बगल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के नंबर्स भी हैं, यानी मार्च क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर एंड मार्च क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। बट उससे ज्यादा रिलेवेंट होगा अगर हम देखें कि पिछले साल, पूरे साल में क्या परफॉर्मेंस था और ये पूरे साल में क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इंटरेस्ट अर्न जो 1,27,000 करोड़ था वो बढ़ के 1,61,000 करोड़ हो गया है। तो देयर इज अ 26% ग्रोथ। इंटरेस्ट पेड भी बढ़ा है और उसमें एक्चुअली 34% का ग्रोथ आया है। इसका मतलब आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ा है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंटरेस्ट आपने जो पे किया है वो आपका 34% बढ़ा, पर जो इंटरेस्ट आपने अर्न किया वो सिर्फ 26% बढ़ा। नेट इंटरेस्ट इनकम का अगर मैं बात करूं तो देखिए, इंटरेस्ट इनकम जो अर्निंग 26% बढ़ा था, पर जब तक हम नेट इंटरेस्ट इनकम पे पहुंचते हैं तो वो थोड़ा सा गिर के 21% हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि इंटरेस्ट पेड जो है उसका ग्रोथ ज्यादा हुआ है। अदर इनकम का बात करें, जैसे फी एंड अदर इनकम्स जो होते हैं, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो 14% बढ़े हैं, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यानी पूरे साल का परफॉर्मेंस का अगर बात करें तो 6% का ही उसमें ग्रोथ आया है। सो ऑल इन ऑल जो टोटल इनकम है वो 1,01,000 करोड़ से बढ़ के 1,18,000 करोड़ हुआ है, विच इज 16% हायर देन द लास्ट ईयर। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का बात करते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो 37,000 करोड़ था वो बढ़ के ऑलमोस्ट 47 या 48,000 करोड़ हो गया, तो उसमें 27% का ग्रोथ है। तो आपका इनकम बढ़ा 16%, पर आपका खर्चा बढ़ गया 27%। एम्प्लॉय एक्सपेंस आप देखोगे तो 29% बढ़ा है, और जबकि अदर एक्सपेंसेस 26% बढ़ा है। तो एवरेज में ऑल टुगेदर टोटल एक्सपेंस कितना बढ़ा? 27%। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों? क्या उसका ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज डाउन हो रहे हैं बैंक के? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बैंक का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बिल्कुल भी डाउन नहीं हो रहा है। ये खर्चा बढ़ने के पीछे का कारण ये है कि बैंक ने अभी काफी ब्रांच के एक्सपेंशन किए। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि पूरे साल में उन्होंने करीब करीब 1,500 नए ब्रांचेस खोले। तो जब आप नया ब्रांचेस खोलते हो और इतना एग्रेसिवली खोलते हो ना, तो वहां पर आपका खर्चा तो डे वन से चालू हो जाता है, बट ब्रांच को ब्रेक इवन होके प्रॉफिटेबल बनने में थोड़ा समय लगता है, मेच्योर होने में टाइम लगता है, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स के आने में टाइम लगता है। तो खर्चा आपका बढ़ गया बिकॉज ऑफ न्यू ब्रांचेस, और यही कारण है कि आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके एम्प्लॉय एक्सपेंस बढ़े हैं, आपके अदर एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो इसके पीछे मेन कारण है जो इन्होंने नए ब्रांचेस खोले। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर मैं बात करूं तो जो 64,000 करोड़ था वो बढ़ के 70 हुआ, तो यहाँ सिर्फ 10% का ग्रोथ है। तो मार्केट ये नंबर को देख के थोड़ा सा नेगेटिव, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट आप पढ़ोगे तो वो लोग थोड़ा सा नेगेटिव भी बोल रहे हैं। ये सबका अपना अपना ओपिनियन है, ठीक है। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने का कारण क्या है? देखिए, मेरा इस ऑब्जेक्टिव, इस वीडियो बनाने का बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह का स्टॉक को रिकमेंड करना नहीं है। मैं नहीं बोलूंगा या नहीं बोल सकता कि आप ये शेयर ले लो या नहीं, ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है, आपके नॉलेज, आपके कन्विक्शन पे डिपेंड करता है। मेरा यहाँ सोल मोटो सिर्फ आपको ये जानकारी या इंफॉर्मेशन देना है कि रिजल्ट कैसा आया है, ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग सिचुएशन पे पहुंच सके। आपको ये बताना है कि रिजल्ट में क्या अच्छा हुआ है, क्या खराब हुआ है, एंड देन इट इज अप टू यू टू डिसाइड। आई एम नोबडी टू रिकमेंड एनी शेयर, और मैं यहाँ रिकमेंड करना भी नहीं चाहता किसी तरह का कोई शेयर। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है कि जब भी आप किसी बैंक के फाइनेंशियल्स को देखें तो उसको किस तरह से स्टडी करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको आपको देखना चाहिए। प्रोविजंस जो बैंक ने बनाया है, 15,000 करोड़ पिछले साल का प्रोविजन था, इस साल का ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ है। तो प्रोविजंस बैंक के घटे हैं। तो दिस इज
गुड साइन कि थोड़ा सा प्रोविजनिंग कम हुआ है, बिकॉज असेट क्वालिटी इज गुड फॉर द बैंक। तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट ये हुआ कि आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जो 36,900 करोड़ हुआ करता था, वो बढ़ के 44,000 करोड़ हुआ है। यानी देर इज अ ग्रोथ ऑफ 19% इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर बात करूं तो 66 रुपीज का ईपीएस बढ़ के 79 हो गया है, दैट इज अगेन 19%। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है इस क्वार्टर में। अगर मैं बात करूं तो मार्च क्वार्टर में अभी जो रिजल्ट आया, 19 रुपीज का डिविडेंड दिया है, जबकि पिछले साल ईयर एंड में 15.5 का दिया था। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा कि बीच में जो 3 क्वार्टर गुजरे उसमें कंपनी ने कुछ डिविडेंड दिया कि नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं कि किसी भी तरह का कोई डिविडेंड आया था कि नहीं कंपनी की तरफ से। एक बार इसको चेक कर लें। तो डिविडेंड मई 2022 में 15.5 रुपया का आया था। तो 15.5 रुपये का डिविडेंड मई में आया था। वो मार्च क्वार्टर के लिए ही था जो अभी हम लोग नंबर्स देख रहे हैं। और उसके बाद अभी कंपनी ने 19 रुपया का डिविडेंड दिया। तो यानी पूरे साल में भी 19 का ही डिविडेंड है कहीं करीब। बैलेंस शीट में आते हैं। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो एक्सटर्नल फंड्स किसको बोलते हैं? जैसे कासा डिपॉजिट हो गया। आप सब जानते हो कासा डिपॉजिट क्या होता है। अगर आप नहीं जानते तो करंट अकाउंट में जो हम पैसा डालते हैं और सेविंग्स अकाउंट में जो पैसा डालते हैं, उन दोनों को कंबाइंड करके जो टोटल डिपॉजिट्स बैंक के पास होते हैं, उसको कासा डिपॉजिट बोलते हैं। उसके बाद बैंक्स बॉन्ड्स के जरिए भी पैसा रेज करते हैं। अदर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी बैंक लेते हैं। तो ये जो टर्म डिपॉजिट्स जो मैंने लिखा है, ये बेसिकली अदर कॉर्पोरेट एंड अदर डिपॉजिट्स है जो बैंक के। तो ये डिपॉजिट जो है ये आप देखिए 30% बढ़ा है, जबकि कासा डिपॉजिट अगर आप देखेंगे बैंक का, तो कासा डिपॉजिट में सिर्फ 11% का ग्रोथ है। तो ये सब कुछ चीज है जो थोड़ा सा नंबर्स को बेसिकली नेगेटिव बना रही है, या बाकी सबको लग रहा है कि उतना अच्छा रिजल्ट नहीं। क्योंकि कासा डिपॉजिट में सिर्फ 11% का ग्रोथ है, जबकि अदर टर्म डिपॉजिट में 30% का ग्रोथ है। और ये जो अदर डिपॉजिट्स होते हैं ना, ये काफी महंगे होते हैं। कासा जो होता है वो काफी सस्ता होता है। सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में बैंक को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। पर ये जो टर्म डिपॉजिट्स होता है या अदर जो कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स बैंक लेते हैं, वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो वहां जो 30% का ग्रोथ आया है, दिस इज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द बैंक। बोरोइंग्स और अदर बोरोइंग्स 12% से ग्रो किया। तो ऑल इन ऑल जो एक्सटर्नल फंड्स है, वो 20% से कंपनी का ग्रो किया है। अदर लाइबिलिटीज का बात करें तो 13% से बढ़ा है। तो दिस इज नॉट अ बिग डील। अब आते हैं इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स। इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट्स में क्या क्या हो जाते हैं बैंक के? कैश एंड बैंक, बैलेंस विद बैंक, एडवांसेस जो बेसिकली जो लोन्स बैंक देते हैं, एंड इन्वेस्टमेंट जो बैंक के पास है, ये सब मिला के इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट। तो इंटरेस्ट यील्डिंग एसेट सिर्फ 17% बढ़ा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? नेगेटिव चीज या जो चीज रिजल्ट को थोड़ा खराब कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि आपका जो टर्म डिपॉजिट है वो 30% से बढ़ रहा है। यानी आपका खर्चा जो होगा आपका, वो 30% से बढ़ा है। पर उसके अगेंस्ट में आपने जो एडवांसेस दिया है वो सिर्फ 17% से बढ़ा है। और इनफैक्ट आपका टोटल इंटरेस्ट यील्डिंग असेट भी सिर्फ 17% से बढ़ा है। तो यहाँ थोड़ा सा ये चीज रिजल्ट को नेगेटिव बना रहा है। तो ये चीज हम लोग देख रहे हैं कि बैंक डिपॉजिट्स काफी एग्रेसिवली ले रहा है। एंड आई एम बिट सरप्राइज कि डिपॉजिट इतना एग्रेसिवली बैंक ले रहा है, और वो भी तब व्हेन वी आर एट द पीक ऑफ द इंटरेस्ट साइकिल। तो इंटरेस्ट का जो राइज हो रहा है, वी आर ऑलमोस्ट एट द पीक। आरबीआई ने अभी इंटरेस्ट थोड़ा सा मतलब बढ़ाना बंद कर दिया, और हो सकता है आगे चल के इंटरेस्ट थोड़ा सा और गिरे। तो पीक में अगर बैंक इतना डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली उनका कुछ स्ट्रैटेजी होगा। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पीक में इतना डिपॉजिट शायद नहीं बढ़ना चाहिए था। एडवांसेस आपका ग्रो हुआ है, गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है आगे और भी अच्छा ग्रोथ आए एडवांसेस में। तो इंटरेस्ट अगर हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट रेशियोज का बात करें, अगर मैं कुछ रेशियोज का बात करूं, तो निम्स जो 3.48% था वो थोड़ा सा बढ़ा है, 3.52% हुआ है। अदर इनकम अगर बात करूं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट, तो वो गिरा है। अदर एक्सपेंसेस बढ़ गया है, तो विच इज पुअर। फिर प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, पीपीओपी जिसको बोलते हैं, वो 3.1% से गिर के 2.85% हुआ है, विच इज अगेन अ बिट पुअर। क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का घटा है। क्रेडिट कॉस्ट का मतलब जो आपने प्रोविजंस किए हैं, तो प्रोविजंस आपने कम किए हैं,
तो क्रेडिट कॉस्ट आपका 0.73 से 0.48 हुआ, विच इज अ गुड साइन। पीबीटी आपका ऑलमोस्ट मोर और लेस फ्लैट पे रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, 15.39 से 15.74 हुआ है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। बीइंग सच अ लार्ज बैंक, अगर आप 15.74 कर रहे हो, इट्स अ गुड। रिटर्न ऑन असेट्स 1.79 ही रहा है, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आया। लिवरेज बढ़ गया है बैंक का, 8.62 से 8.8 हो गया है। डेट इक्विटी भी बढ़ गया है, 7.26 से 7.4 हो गया है। एंड कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जो मार्केट को सबसे ज्यादा चीज खराब लग रहा है वो ये कि कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो 3.37% था वो बढ़ के 40% हो गया। और ये क्यों हुआ ये मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्रांचेस काफी एक्सपैंड हुए हैं जिसके पीछे खर्चा हो रहा है। ग्रॉस एनपीए इनका डाउन हुआ है, प्रोविजंस भी ठीक ठाक है, नेट एनपीए इनका थोड़ा सा बढ़ा है। ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो 1.12% से 1.17 हुआ है। प्रोविजन कवरेज 75 से 72 हुआ है। एनएनपीए 0.27 से 0.32 हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ा है, विच इज अ वेरी गुड साइन, 18.9% से 19.3 हुआ है। टायर वन का 17.9 से 17.1 हुआ है, तो वहां थोड़ा सा डाउन हुआ है। रिस्क वेटेड एसेट काफी बढ़ गया है, 13,53,000 करोड़ से 15,86,000 करोड़ हो गया है। अगर हम टोटल इंटरेस्ट यील्डिंग असेट्स का बात करें तो उसमें कैश इज अराउंड 8%, एडवांसेस इज 69%, इन्वेस्टमेंट 22-23%। और टोटल एसेट में जो इंटरेस्ट डील करते हैं वो 96% हुआ करते थे, वो घट के थोड़ा सा 94% हुआ है। कासा का अगर बात करें तो कासा डिपॉजिट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट थोड़ा सा घटा है, विच इज बीइंग टेकन एज नेगेटिव बाय द बैंक, बाय द एनालिस्ट, कि 48% से कासा घट के 44% हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने अपने अदर डिपॉजिट्स इतने काफी बढ़ाए हैं तेजी से। जैसे मैंने बताया 30% से बढ़ाया था, तो उसकी वजह से कासा एज अ परसेंटेज हैज ड्रॉप डाउन। और इन्फॉर्मेशन, जैसा डिविडेंड मैंने बताया, बैंक्स का ब्रांचेस देखिए, इन्होंने साल भर में करीब करीब 1500 ब्रांचेस खोले हैं, तो यही इनका मेजर एक्सपेंसेस हुआ है, जिसके वजह से कॉस्ट टू इनकम रेशियो इनका बढ़ गया। नंबर ऑफ एटीएम्स भी इन्होंने थोड़े बढ़ाए हैं। अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली कितने बढ़ाए हैं, 1500, ऑलमोस्ट 1600 एटीएम्स इन लोगों ने बढ़ाया भी है। तो आप देख सकते हो कि ऑल इन ऑल नंबर्स थोड़े से मिक्स्ड हैं, कुछ कुछ अच्छे चीज नजर आ रहे हैं तो कुछ कुछ खराब भी नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस में इनका कॉस्ट बढ़ गया है, डिपॉजिट्स इन्होंने पीक साइकिल पे काफी बढ़ा लिया है। गोइंग फॉरवर्ड ये लोग का लोन जो है, कॉर्पोरेट लोन ज्यादा देंगे या रिटेल लोन पे फोकस करेंगे, दैट इज समथिंग टू बी सीन। रिस्क वेटेड एसेट इनका बड़ा है, बट ठीक है, सब कुछ विद इन लिमिट है, अभी कोई ऐसा कुछ खतरा वाला बात नहीं है। बट मार्केट को ये रिजल्ट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगा, तो ऐसा कुछ नेगेटिव भी नहीं है। तो अब ये देखना है कि मंडे को मार्केट में रिजल्ट को कैसे परसीव किया जाता है, कैसे इस पे रिएक्शन आता है मार्केट का। लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कैसे बैंक्स के रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।